बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसे कि बच्चों, हम लोग हिंदी टेक्स्ट बुक में चैप्टर 2 अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और पिछली कक्षा में हमने ये चैप्टर ये बुजुर्ग पढ़ा। तो आज फिर उसी चैप्टर को, उसी अध्याय को हम लोग फिर से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस अध्याय में लेखक हमें क्या बताना चाह रहे हैं। लेखक का नाम है और इनके बारे में भी मैं बता दूं। लेखक हैं इस्मत चुगताई। यह एक उर्दू कहानी है, इसलिए इस कहानी में आप देखते होंगे ज़्यादातर उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए मैं बीच बीच में उर्दू शब्दों का हिंदी इस अर्थ के रूप में आपको बताकर समझा रही हूँ ताकि आप समझ सकें। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है अब्बा अम्मा। तो अब्बा मतलब पिताजी, अम्मा मतलब माता, यानी माँ को वे लोग अम्मा बोलते हैं और अब्बा को पिताजी। बेगम यानी अपनी पत्नी को वे लोग बेगम बोलते हैं। तो इस कहानी में सुरेश जो है वो रशीद का दोस्त है और वह एक दिन सुरेश के जो है वो रशीद के घर आया और बोलता क्या है, अरे चलो भी। सुरेश ने जिद करते हुए कहा, नहीं भाई, अम्मा बहुत डांटेंगी। रशीद ने मुंह बनाया। यानी सुरेश जो था वह कौन था? रशीद का दोस्त था। वह उसके घर आकर बोला कि चलो कहीं जाना था। तो रशीद ने उत्तर क्या दिया कि नहीं, अम्मा जो है यानी मेरी माँ जो है वह मुझे डांटेगी। और उसने मुंह बनाया। कह देना थोड़ी देर हो गई। तब सुरेश ने उसे जवाब दिया कि ठीक है, तुम अपनी माँ को बोल देना कि थोड़ी देर हो गई। वे इन चकमों में आने वाली नहीं है। पता चल गया कि झूठ बोला गया है तो चमड़ी उधेड़ देगी। तब वह बोलता क्या है रशीद कि मेरी माँ ये सब बातों में आने वाली नहीं है। अगर वो जान गई कि मैंने झूठ बोला है तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ देगी, यानी मुझे बहुत मार पड़ेगी। धत तेरे की, इतने बड़े हो गए और अब तक अम्मा मारती है। सुरेश ने कहा लगाया। जो कि सुरेश रशीद का दोस्त था, तो यह बातें कहते हुए वह हंसने लगा कि इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें अभी भी तुम्हारी माँ तुमको मारती है। मारती तो नहीं, मगर मारने से बदतर हालत कर देती है। तब रशीद जो है वो जवाब क्या देता है कि मारती नहीं है, मारने से भी बदतर यानी बहुत बुरा हाल कर देती है। रोने लगती है। फिर अब्बा लेक्चर झाड़ने लगते हैं। रशीद ने ठंडी सांस भरी। यानी यह बातें कहते हुए वह फिर अपने आप को आराम से ठंडी सांस भरना यानी चैन की सांस ली। किसी पे इतना ही नहीं होता है, वह रोने लगेगी यानी मेरी माँ रोना शुरू कर देगी और मेरे अब्बा यानी पिताजी जो हैं वो लेक्चर झाड़ने लगेंगे, यानी कई तरह की बातें सुनाने लगेंगे। यह सुनकर सुरेश का भी दिल बुझ गया। यानी इतना सब सुनने के बाद सुरेश भी जो था वह शांत हो गया। ये अल्लाह ने जान को माँ बाप क्यों लगा दिए। हर वक्त इधर से उधर हाँकते हैं। नहाए क्यों नहीं, जूते मोजे संभाल के रखो, मुन्नी को न चिढ़ाओ, वहीद को चपत न लगाओ, ऊपर से खदेड़ती रहती है। अम्मा तो एक दफ़ा को टाल भी जाए, आपा तो जान को खा जाती है। यानी यहाँ पर यही बातें रशीद जो है वो कहते जा रहा है कि पता नहीं अल्लाह जो है यानी भगवान जो है वो क्यों माँ बाप हमारे लिए बनाए, क्योंकि हर समय हमें जो है वो टोका टोकी करते रहते हैं, वे बताते रहते हैं और हर बात में वे हमें दखल अंदाजी करते हैं।
तो इस तरह से वे इन सभी बातों को अपने दोस्तों के साथ यानी अपने दोस्त के साथ वह बता रहा था। ज़िंदगी कितने दुखों से जकड़ी हुई है, सांस लेने की इजाज़त नहीं। और फिर वह कह रहा है कि ज़िंदगी कितने दुखों से भरी हुई है, सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है, फुर्सत नहीं। आपा से बढ़कर दादी अम्मा है, और आपा से भी बढ़कर जो है वह दादी अम्मा। न ठीक से दिखाई दे न सुनाई दे, मगर हर बात में टांग अड़ाएगी। और दादी अम्मा जो है वो सबसे घर में बुजुर्ग है, सबसे बड़ी है, और उनका भी वही काम है। वो कुछ ना उन्हें दिखाई देता है ना सुनाई देता है, लेकिन फिर भी वह हर बात में टांग ज़रूर अड़ाती है, हर बात में दखल ज़रूर करती है। वह तो अम्मा और अब्बा को भी नहीं छोड़ती। और यहाँ पर रसीद कह रहा है कि दादी अम्मा जो है मेरी, वह मेरी माँ और पिताजी को भी नहीं छोड़ती है। खेलोगे तो कहेंगी हर वक्त धम्मा चौकरी, क्या मजाल जो एक हरूफ भी पड़ जाए। अब वह अपनी दादी अम्मा के बारे में क्या कहता है कि जब मैं खेलता हूँ तो क्या हमें सुनाती है कि दिन भर तुम धम्मा चौकरी करते हो, मतलब उछल कूद करते रहते हो, क्या कभी भी एक अक्षर पढ़ लिया करो, हरूफ भी पढ़ जाए, यानी एक अक्षर भी कभी काल पढ़ लिया करो। और अगर पढ़ रहे हो तो टोकेगी, ए बस कर, कब तक पढ़ेगा, आंखें बटन हो जाएंगी। और जब मैं पढ़ने लगता हूँ और मुझे पढ़ता हुआ देखती है तो क्या बोलती है, ए कब तक पढ़ेगा, आंखें जो है वो पढ़ते पढ़ते बटन हो जाएगी, यानी खड़ी हो जाएगी। इस तरह से मत पढ़ो। कभी कहेगी बस हर वक्त गायब, यह नहीं कभी पास आके बैठे। और कभी क्या बोलेगी कि हर समय गायब रहते हो, ये नहीं कि कभी समय निकाल कर मेरे पास बैठा करो। और जो पास बैठो, ए लड़के क्यों मेरी जान पर सवार है, चल भाग। और फिर क्या कहता है वो रसीद कि जब पास बैठते हैं तो क्या बोलती है, ए लड़के क्यों मेरी जान पर सवार है, यानी मेरे सर पर क्यों सवार हो गए हो, यहाँ से भागो जाओ, यानी कहकर हमें डांटकर भगा देती है। ये सभी बातें जो है वो अपनी घर की बता रहा है। अब आगे देखें। मगर जब उस दिन रसीद ने घर में कदम रखा तो कुछ अजीब सा लगा। हर तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ था। सब चुप चुप से कुछ सहमे से बैठे थे। सिर्फ दादी अम्मा बड़बड़ा रही थी, लो भला यह भी कोई तरीका है। और जब उस दिन रसीद ने घर में कदम रखा यानी आया तो देखता क्या है, तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सुरेश जो है वह रसीद का दोस्त है और वह कहीं बाहर गया है और उसे कह रहा है कि थोड़ा देर और चलो, लेकिन रसीद बोलता है कि नहीं, अगर देर हो जाएगी, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मेरी माँ जो है वह रोना धोना शुरू कर देगी और पिताजी जो है वो लेक्चर देने लगेंगे। और इस तरह वो अपनी घर की सारी बातें सुरेश को कह रहा था, यानी अपने दोस्त को बता रहा था। लेकिन जब वह अपने घर आया, लौट कर अपने घर जब वह आता है तो देखता क्या है कि अजीब सा उसके घर में सन्नाटा छाया हुआ है। ठीक है, और सब चुप चुप से कुछ सहमे से बैठे थे। सिर्फ दादी अम्मा बड़बड़ा रही थी, लो भला यह भी कोई तरीका है, यानी चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ दादी जो थी वही बोले जा रही थी। रसीद ने मुन्नी का रिबन खींचा, वह मुर्गी की तरह चिल्लाई के। और मुन्नी जो है वो रसीद की छोटी बहन है। तो जब रसीद उसकी चोटी खींची, यानी उसकी चोटी की रिबन खींची, तो वह ज़ोर से चिल्लाई और के आवाज़ करने लगी। मगर न अम्मा ने डांटा न आपा गुर्राई, न अम्मा ने डांटा और न आपा यानी
उसकी बड़ी बहन जो है वो गुस्साई। रसीद उन्हें कनखियों से देखते हुए गुजर गया। फिर चौंक कर आपा की तरफ देखा जो दरवाजे पर सहमी हुई खड़ी थी। फिर वह चौंक कर देखा तो आपा जो है वो दरवाजे पर सहमी हुई, डरी हुई जैसा लग रहा था कि खड़ी है। अब्बा बुला रहे, क्यों? रसीद चिढ़ गया। उसकी रिपोर्ट तो काफ़ी अच्छी आई थी, फिर क्या मुसीबत है? रसीद ने तंग आकर कहा। अब्बा आराम कुर्सी पर अधलेटे ज़बरदस्ती मुस्कराने की कोशिश कर रहे थे। रसीद और मरियम को देखकर त्योरियाँ चढ़ाकर कोई सख्त बात कहने की बजाय नरमी से बोले, आओ आओ। यानी अब्बा जो है, यानी उसके पिताजी जो हैं, वो बच्चों को बुलाए और बुलाकर उन्हें बड़े प्रेम से ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कुछ बातें कहने की कोशिश कर रहे थे। बेगम तुम भी बताओ, और अपनी पत्नी को बोले कि तुम ही बच्चों को बताओ। तब उनकी पत्नी बोलती क्या है कि नहीं, आप ही बोलिए बच्चों को जो बताना है। थोड़ी देर दोनों तकल्लुफ़ करते रहे। फिर अब्बा खखाए। अम्मा ने मुंह फेर लिया। उनकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वे छिपा रही थी। यानी दोनों जो थे वो कुछ बातें बताना चाह रहे थे, बच्चों के बीच रखना चाह रहे थे, और वे आपस में ही आप बताओ तो आप बताओ इस तरह से कर रहे थे। तुम्हारी सालगिरह 7 फरवरी को है ना मरियम? जी। मरियम उछल पड़ी। वह उसके पिता ने यह बात कहा कि तुम्हारी सालगिरह जो है वो 7 फरवरी के है। तुम 13 वर्ष पूरे करके 14वें साल में कदम रखोगी। तो मरियम जो है वो सबसे बड़ी थी भाई बहनों में, और वह 14 साल की होने वाली थी। जी। मरियम का मुंह फक हो गया। क्या अब्बा उसकी शादी तय कर रहे हैं? रसीद के पेट में चूहे कूदने लगे। रसीद सोचने लगा कि यह बात अब्बा क्यों बोल रहे हैं। क्या उनके मन में मरियम के लिए शादी करने का विचार है क्या? यानी मरियम की शादी करने वाले हैं। अब अब्बा रसीद के मन में ये बातें जो है वह उठने लगी। और तुम रसीद मियाँ, तुम अक्टूबर में 12 साल के होकर अब, अरे नहीं 11 के होकर अब 12वें में चल रहे हो। तब उसके पिता ने कहा कि रसीद तुम अब 11 साल के होके 12वें साल में कदम रखे हो। अब्बा हंसे। जी। रसीद की हथेलियाँ पसीज गई। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। और मरियम से छोटा रसीद था जिसकी उम्र जो थी वह 12 साल की थी, और मरियम की उम्र थी 14 साल की। वैसे तो तुम्हारी अम्मा का और खुद हमारा भी ख्याल है कि अभी तुम दोनों बच्चे हो, मगर हमारा यह ख्याल गलत है। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि तुम्हारी राय लेने में कोई हर्ज नहीं। अब यहाँ माँ बाप जो हैं वो बच्चों को बोल रहे हैं कि हम लोग सोच रहे थे कि तुम दोनों बच्चे हो, लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा भी इस बात में राय लेना उचित होगा, इसीलिए हम तुम दोनों को यहाँ पर बुलाए हैं। फिर भयानक खामोशी मंडराने लगी। अब्बा ने अम्मा की तरफ करुणा भरी निगाहों से देखा। डॉक्टरों का कहना है कि अम्मा की आवाज़ भर्रा गई। अम्मा कुछ बोलने शुरू की, लेकिन वह भावुक हो उठी। तब अब्बा बोलते क्या है कि तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे हम मरने जा रहे हैं। अब्बा हंसे। यानी उसके पिताजी बोले कि तुम इस तरह से बोल रही हो, भावुक हो गई हो कि जैसे मैं मर रहा हूँ। खुदा न करे। अम्मा फूट पड़ी। और तब अम्मा क्या बोलती है कि खुदा न करे, भगवान न करे, और वह रोने लगी। बेटे हमें पहाड़ पर जाना पड़ेगा। पहाड़ पर? मरियम ने काँप कर कहा। तब अब्बा ने कहा कि बेटे हमें पहाड़ पर जाना है, यानी किसी दूसरे जगह। मरियम ने डर गई और बोली कि पहाड़ पर क्यों? हाँ, कोई ऐसे खतरे की बात नहीं। दाएं फेफड़े पर छोटा सा पैच है, समझी? मरियम ने मुंडी हिला दी और मरियम को बोले
कि मेरे दाएं फेफड़े में पर छोटा सा पैच है और इस कारण मुझे वहाँ जांच यानी चेकअप करवाने जाना होगा। हमारे साथ तुम्हारी अम्मा को भी जाना होगा। वैसे हमने तो इनसे कहा भी कि इनके जाने की ज़रूरत नहीं, मगर मैं ज़रूर जाऊंगी, अम्मा बोली। तो पिताजी बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो न जाए, लेकिन यह जिद की है कि मैं भी जाऊँगी। यहाँ बच्चों की देखभाल क्यों भई, तुम लोगों की क्या राय है? बेकार है ना इनका जाना। तब पिताजी बोलते क्या है मरियम और रशीद को कि तुम दोनों बच्चों बताओ कि अम्मा का जाना सही होगा मेरे साथ या न जाना सही होगा, तुम लोगों की क्या राय है इसमें? मरियम ने रशीद की तरफ देखा। रशीद को गुस्सा आने लगा। आज तक उसके अपने मामले में भी कभी किसी ने जरा राय नहीं ली, हमेशा हुक्म भी दिए गए, और आज उससे ऐसे राय तलब की जा रही है जैसे वह भी कोई बुजुर्ग हो। अब यहाँ रशीद जो है वो अपने माँ बाप पर क्रोधित हो रहा है मन ही मन कि आज तक तो ये लोग हुक्म जनाते रहे और आज मुझसे राय मांग रहे हैं जैसे मैं इस घर का बड़ा बुजुर्ग हूँ। तुम्हारी फूफी जान को लिखा, मगर वे तो फिर यहाँ पर क्या उसके पिताजी बोल रहे हैं कि तुम्हारी फूफी को भी मैंने पत्र लिखा, लेकिन वे इतना कहकर कुछ नहीं बोले। फिर आप क्यों जा रहे हैं? रशीद ने बच्चों की तरह मचलकर कहा। तब रशीद पूछता क्या है कि आप क्यों जा रहे हैं? हम समझते हैं काश हमें न जाना पड़ता, अब्बा ने नरमी से कहा। अब्बा ने कहा कि जी। रशीद के गले में आंसू चूहने लगे। सवाल मुन्नी और हमीद का। वे बहुत छोटे हैं, कुछ नहीं समझते। अब तुम्हारे सिवा और कौन उनकी देखभाल कर सकता है? आप बिल्कुल फिक्र न करें अब्बाजान, मरियम ने बड़े विश्वास से कहा। अब्बा ने कहा कि तुम्हारे दोनों छोटे भाई बहन अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए तुम दोनों के सिवा उनका कौन है, कौन उनकी देखभाल करेगा? तब इसका उत्तर मरियम जवाब देती है कि आप चिंता न करें, आप निश्चिंत रहें, उसकी मैं फिक्र आपको नहीं करनी है। तब बोलते क्या है पिताजी कि तुम दोनों तो बराबर लड़ते रहते हो, मरियम और रशीद। हाँ हाँ, आपा बहुत खोटी है, सब आपाएँ सब बड़ी बहनें बुरी होती है। हम भी अपनी आपा से बहुत लड़ा करते थे, मगर हमें तुम पर भरोसा है। ओहो, यह मरियम तो बड़ी भावुक लड़की है। आपा मतलब बड़ी बहन को आपा कहते हैं, उर्दू शब्द है आपा। तो यहाँ पर मरियम जो है वो रशीद की बड़ी बहन थी, तो इसलिए वो इस तरह की बातें बता रहे थे। फिर रशीद से बोले, बेटे तुम काफ़ी मजबूत दिल वाले हो, रुपया पैसा तुम चाहो अपने हाथ में रखो, चाहे रुपया आपा ही रखेगी। रशीद को बड़ी घबराहट होने लगी। एक बात और है, दौलत खां तो रहेंगे, बाकी बावर्ची, बेरा और आया, इनमें से अम्मा के लिए आया का होना ज़रूरी है। बावर्ची के बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अम्मा होती तो और बात थी, मगर बेरा, हाँ बेरे की ज़रूरत नहीं, मरियम ने राय दी। खाना भी मैं पका लूँगी, बावर्ची भी बेकार है। तुम स्कूल जाओगी या खाना पकाओगी? रहमत बुआ खाना पका लेंगी, मैं भी मदद करूँगी, मरियम ने कहा। यही हमने भी सोचा था। हमारे पास बैंक में बहुत कम रुपए हैं। अब यहाँ पर पिताजी जो हैं वो अपनी बजट के बारे में बता रहे हैं कि देखो हमारे पास बैंक में बहुत कम रुपए हैं, 3 महीने पूरी तनख्वाह, फिर आधी तनख्वाह मिलेगी, इसमें कैसे गुजारा होगा? यानी कहने का अर्थ है कि 3 महीने मुझे पूरी तनख्वाह मिलेगी और 3 महीने आधी तनख्वाह, क्योंकि 3 महीने मैं छुट्टी पर रहूँगा, काम पर जाऊँगा नहीं, तो इसमें ही हमें अपना घर खर्च चलाना है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बावर्ची और ये बेरा को हटा दिया जाए और तुम लोग इसकी बारे में सोचो क्या करना चाहिए। तब यहाँ पर बच्चे बोले कि
इसमें कैसे गुजारा होगा, यह फ़िक्र हमें खाए जा रही है। अब अब्बा बोल रहे हैं कि इसमें गुजारा कैसे होगा, 3 महीने तो आधी तनख्वाह ही मिलेगी। यह फ़िक्र हमें खाए, यह सोचते हैं न जाए। नहीं, आपका जाना ज़रूरी है, आप हमारी बिल्कुल फ़िक्र न करें। तब बच्चे बोलते क्या हैं कि नहीं, आप जाइए, अपना जांच पड़ताल कराइए, हमारी आप चिंता न करें। मुन्नी और हमीद अम्मा सहमी हुई बोली, अम्मा डरी हुई बोली कि मुन्नी और हमीद का क्या होगा, उन्हें भी समझाना होगा। यानी ये दोनों बच्चे काफ़ी छोटे हैं। अम्मा चलने से पहले कैसी बौखलाई हुई थी। मुन्नी और हमीद पहले तो खूब मचलने लगे, मगर जब अब्बा ने समझाया तो उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। यानी कहने का मतलब कि ये दोनों बच्चे भी पहले जिद किए, वे भी जाना चाहते थे, लेकिन जब अब्बा ने उन्हें समझाया, जब उनके पिताजी ने उन्हें समझाया, तो फिर वे अपनी आंसू पोंछ लिए, अपने मन को समझा लिए। अब्बा ने कहा, बच्चों, तुम्हें यह बचपन भूलना पड़ेगा। तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बच्चों को रखने की इजाज़त नहीं। छोटे बच्चे जो कि जिद कर रहे थे वहाँ जाने के लिए, तब अब्बा ने समझाया कि देखो, वहाँ बच्चों को लेकर जाना सही नहीं होगा और वहाँ रखने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टरी जांच पड़ताल कराने के लिए जा रहा हूँ अपना। तो और यह जो है छूत की बीमारी है, इसलिए टीबी है मुझे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ न रहो। तुम लोगों के फेफड़े बहुत नाजुक हैं और अगर हम न गए तो मर जाएंगे। यानी मुझे जाना वहाँ ज़रूरी है। अब्बा के जाने से पहले मरियम और रसीद ने दोनों बच्चों को बुलाकर कमरा बंद करके एक मीटिंग की। अब यहाँ पर देखो बच्चों, किस तरह वह रसीद, जो कि इसके पहले अपने दोस्त के साथ अपने घर के बड़े बुजुर्गों के बारे में शिकायत करता था, बताता था कि वे लोग हमेशा मुझे डांटते हैं, फटकारते हैं, टोका टोकी करते हैं। लेकिन आज वही रसीद जब उसके कंधों पर उसके अब्बा ने जिम्मेवारी सौंप दी, तब वही रसीद जो है वो अपने छोटे भाई बहनों को किस तरह से उनको नसीहत दे रहा है, उनको अपने अनुसार उनको समझा रहा है। यह देखने वाली और समझने वाली बात थी कि जब उसके कंधे पर जिम्मेवारी आई तो वह रसीद जो है वह अपने आप को अब्बा के जगह समझते हुए अपने छोटे भाई बहनों को डांट और प्यार दोनों देकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। तो वो कैसे, वो देखो, वह बच्चों को बुलाकर कमरा बंद करके एक मीटिंग की। देखो जी, अगर अब्बा के चलते वक्त तुम लोग रोए पीटे तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, खाल उधेड़ दूंगा। रसीद गुराया, दोनों भी सुड़ने लगे। अब वह अपने दोनों छोटे भाई बहनों को डांटते हुए बोला रसीद कि देखो, अब्बा के जाने के समय अगर तुम लोग रोने पीटने लगे और जाने की जिद किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यानी मैं तुम लोगों को खूब पीटूंगा, मारूंगा। यह बात कहकर वह दोनों को धमकाया, डराया। कौन? रसीद। और किसको? तो अपनी छोटे भाई बहन हामिद और मुन्नी को। हाय रस्सो, अम्मा के लफ्ज़ भूल गए। उनके जाने के बाद हम और तुम भी इनके माँ बाप हैं। मरियम ने दोनों को अपने पास खींच लिया। मुन्नी, हमीद, अब्बा और अम्मा जा रहे हैं। हम सब दुआ करेंगे कि वे जल्दी से अच्छे होकर आ जाएं। तुम रोए तो उन्हें दुख होगा, फिर उनकी बीमारी और बढ़ेगी। और इधर मरियम जो है वो दोनों बच्चों को माँ की तरह, जिस तरह माँ का प्रेम बच्चों को चाहिए, उस तरह वो अपने दोनों भाई बहनों को समझाते हुए बोली कि देखो, तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा और तुम्हें रोना नहीं है। तुम रोओगे तो फिर वे जा नहीं पाएंगे और उन्हें जाना ज़रूरी है। जाएंगे तभी उनकी बीमारी जो है वह दूर हो पाएगी। तब बच्चे क्या बोले? हम लोग बिल्कुल नहीं रोएंगे। हमीद ने रोकर कहा। हमीद जो था वो सबसे छोटा था,
यहाँ देखो चित्र में दिख रहा है, सबसे छोटा हमीद था। वह रोते हुए बोला कि नहीं, मैं नहीं रोऊंगा, मैं भी नहीं। मुन्नी फूट पड़ी। बच्चे हैं, क्योंकि वे काफ़ी छोटे थे, नासमझ थे, बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग रोएंगे, लेकिन फिर भी वे रो रहे थे। स्टेशन पर चारों बच्चों ने अब्बा अम्मा को हंसकर विदा किया। चारों बच्चे स्टेशन गए थे उन्हें छोड़ने के लिए, मगर जब गाड़ी दूर चल गई तो चारों सिसकियां भरते घर वापस आए। और जब गाड़ी दूर चली गई तो चारों बच्चे जो है वो रोते हुए घर वापस आए। मुन्नी और हमीद तो ऐसे सहम गए जैसे अनाथ हो गए हों। मुन्नी और हमीद, सहम जाना यानी डर जाना, वे लोग ऐसे डर गए थे जैसे मान लो वे लोग अनाथ हो गए हैं। उनको लग रहा था कि मेरे माँ बाप चले गए हैं हमें छोड़कर, तो अब हमको हमारी देखरेख कौन करेगा। रशीद अब्बा की कुर्सी पर बैठकर एकदम अब्बा की तरफ गंभीर और समझदार हो गया। रशीद जो था उन दोनों से बड़ा था, तो वह अब्बा की कुर्सी पर बैठ गया, जिस कुर्सी पर अब्बा बैठते थे, और उस कुर्सी पर बैठकर वो अब्बा की तरह गंभीर और समझदार हो गया। पर टूट पड़ने की बजाय वो हमीद और मुन्नी की ज़्यादा खातिर करने लगा। छोटे बहन भाई को सुलाकर रशीद और मरियम बड़े बुढ़ों की तरह हिसाब किताब करने लगे। अब यहाँ देखो बच्चों, जब उनके माता पिता ने इन दोनों बच्चों के ऊपर घर की जिम्मेवारी सौंपी, तो ये बच्चे भी अपने आप को संभाले और उस जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे थे। वे दोनों अपने छोटे भाई बहनों को सुलाकर और तब घर के हिसाब किताब करते थे, अपने घर खर्च के बारे में सोचते थे। सुबह ही सुबह जब मरियम दोनों बच्चों को तैयार करने गई तो उसने देखा कि रशीद मुन्नी के बालों में बड़ी मेहनत से रिबन बांध रहा है। यही रशीद मुन्नी के बाल को, रिबन को खींचता था, और आज यही रशीद जो है वो अपनी छोटी बहन के बालों को संवार रहा है, उसे बांध रहा है। और हमीद खुद अपने बालों में कंघी कर रहा है, और हमीद जो सबसे छोटा था वह खुद ही अपने बालों में कंघी कर रहा था। नाश्ते पर दोनों ने कहे बगैर नैपकिन लगाए और सलीके से खाने लगे, और नाश्ते पर दोनों बच्चे खुद से वे लोग नैपकिन लगाकर और खाना खुद से खाने लगे। बावर्ची और बेरे के जाने से पहले तो तकलीफ़ हुई, क्योंकि घर पे पहले बावर्ची और बेरे थे, लेकिन उनको हटा दिया गया क्योंकि घर खर्च के पैसे कम थे और इसी में चलाना था, इसलिए दोनों को हटा दिया गया। शुरू में तो बच्चों को काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी कामों का बोझ आ गया था। फिर धीरे धीरे वे लोग आपस में काम का बंटवारे कर लिए। मरियम और रशीद ने सिर जोड़कर हिसाब लगाया, काम का बंटवारा होगा, और वे दोनों बच्चे जो है वो सोचे कि इस तरह से हम लोग आपस में ही काम का बंटवारा कर लेते हैं। मुन्नी और हमीद कपड़े और किताबें नहीं फैलाएंगे। अब इन्हें कहा गया कि तुम दोनों जो है वो कपड़े और किताबें नहीं फैलाओगे, अगर अपने कपड़े सलीके से रखेंगे, पढ़ाई में ज़रा भी कमी ना आए, रिपोर्ट ख़राब हुई तो अब्बा को तकलीफ़ होगी और वे जल्द अच्छे ना हो पाएंगे। और इधर इन्हें बोला गया कि तुम्हें अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से करनी है, अगर अच्छा रिपोर्ट नहीं आया तो फिर अब्बा जो है वो जल्द ठीक नहीं होंगे। यानी इस तरह से बच्चे जो हैं वो अपने छोटे भाई बहन को बोलकर उन्हें अपने काम के प्रति ध्यान जो था वो लगाने के लिए कर रहे थे। और उन दोनों भाई बहनों को बोला गया कि तुम लोग कपड़े और किताबें सलीके से रखना, उसे फैलाना मत, यानी उसे इधर उधर बिखेरना मत। दादी अम्मा सबसे छोटा बच्चा थी, उन्हें बीमारी के बारे में नहीं बताया था, वरना रो रो कर मर जाती। कह दिया था कि इम्तहानों के सिलसिले में नागपुर गए हैं, और बच्चे जो हैं वो दादी अम्मा को झूठ बोले थे। वे बोले थे कि पिताजी जो हैं वो नागपुर इम्तहान देने गए हैं। हे बच्चों को छोड़ के मियाँ बीबी क्या मज़े से चल दिए। और दादी अम्मा फिर वही थी, वो अपने राग आलाप रही है कि कैसे हैं कि इस समय वे अपने छोटे बच्चों को छोड़कर घूमने गए हैं, मज़े करने गए हैं।
आने का नाम नहीं लेते। वे हर वक्त बरबराती थी और हमेशा एक ही बात बोलती थी कि बच्चों को छोड़कर वे बाहर मज़े कर रहे हैं, आने का तो नाम ही नहीं ले रहे। आखिर के 2 महीने बड़े कठिन गुजरे, यानी 2 महीने जो है बच्चों के लिए काफ़ी कठिन गुजरा। बच्चों के ऊपर काफ़ी पैसों की किल्लत प्लस मेहनत भी काफ़ी उन्हें करनी पड़ती थी। घरों की जिम्मेदारियां सही ढंग से निभानी पड़ती थी। एक एक पैसा संभाल कर खर्च करना पड़ता था। तो आज इस अध्याय में बच्चों इस्मत चुगताई लेखक जो हैं वो हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे कल तक अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में बताते हुए थकते नहीं थे, कोसते हुए थकते नहीं थे कि वे हमेशा हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, टोका टोकी करते हैं, आज वही बच्चे अपने घर परिवार को संभाल रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों को सही रूप से निभा रहे हैं। और ये सब वे सीखे कहाँ से? तो अपने बड़े बुजुर्गों से ही सीखें। तो ये कहने का अर्थ है कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ रहते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हाँ, माना कि वे हमें टोकते हैं, हमारी बातों में दखलंदाजी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें बहुत कुछ वे सिखाते भी हैं और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। तभी हम सही इंसान बनेंगे, जो कि इस कहानी ने हमें बताने का प्रयास किया गया है। तो जिस तरह से आज बच्चे अपने घर और परिवार को सही ढंग से संभाल रहे हैं और एक एक पैसे को संभाल कर खर्च कर रहे हैं। दौलत खां सठियाए हुए थे। मरियम और रसीद साइकिलों पर सामान लाते और सफाई से डिब्बों में भरते। और मरियम और रसीद जो थे वो खुद ही साइकिल पर सामान ढोकर लाते और घर के और सफाई से सभी सामानों को डिब्बों में रखते थे। शनिवार की शाम को सब बैठकर खत लिखते और शाम को बच्चे अपने पिताजी के पास पत्र लिखते थे। खाने की मेज रसीद लगाता, मरियम पकाने में आया का हाथ बटाती। और खाने की मेज़ जो है वो कौन करता था? तो खाने की मेज़ जो है वह रसीद जो है वह लगाता था, यानी ठीक करता था। और हमीद और मुन्नी ड्राइंग रूम साफ़ करते थे। दादी को फुसलाने के लिए उनसे पुरानी कहानियाँ बैठकर सुनते और दादी को मन बहलाने के लिए वे क्या करते थे कि उनसे पुरानी कहानियाँ बैठकर सुनते थे। एक बादशाह था, दुनिया के बादशाह ख़त्म हो रहे हैं, दादी अम्मा का बादशाह नहीं मरता। और दादी हमेशा एक वही कहानी लेकर बैठ जाती थी कि एक बादशाह था। रसीद चिढ़ कर कहता, मगर दादी अम्मा का दिल न छोटा हो, इसलिए जो वे सुनाती सब्र से सुन लेता। और रसीद जो है न चाहते हुए भी उनकी कहानियों को सुन लेता था। अम्मा अब्बा वापस आ रहे थे, मारे खुशी के चारों को नींद नहीं आई। बार बार घड़ी देखते रहे। सुबह ही सुबह ढेर से हार और फूल लेकर स्टेशन पहुँचे। अब्बा को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। लाल चेहरा, चमकती हुई आंखें, क्या लंबे लंबे डग भरते हुए दौड़े और चारों को बाजुओं में समेट लिया। यानी जब बच्चे को पता लगा कि अब्बा और अम्मा आ रहे हैं तो उन्हें रात भर खुशी से नींद नहीं आ रही थी। और वे लोग स्टेशन सुबह पहुँचे फूल और हार लेकर। और वहाँ जब उन्होंने अपने अब्बा जान को देखा तो देखकर वे काफ़ी खुश हुए, क्योंकि उनका चेहरा चमकता हुआ और उनके सारे जो रोग थे वे दूर हो चुके थे। वे अपने बच्चों को गले से लगा लिए। अब्बा अम्मा को देखकर जैसे मानो बोझ रसीद के सिर से उतर गया हो। उसने वहीं मुन्नी की चोटियाँ खींची और हमीद की नाक मरोड़ी। यानी कहने का अर्थ है कि अब्बा और अम्मा को देखकर रसीद का सर पर से बोझ उतर गया। यानी अभी तक जो उसने जिम्मेवारियाँ ली थी वह अपनी जिम्मेवारियों को सर से उतार लिया और फिर वो वापस अपने बचपन में आ गया। यानी फिर वही हरकतें वह करना शुरू कर दिया
और वो हरकतें कौन सी थी, तो अपनी मुन्नी यानी अपनी छोटी बहन की चोटियाँ जो है वो खींची और अपने छोटे भाई की नाक को मरोड़ा, यानी उसके भाई को नाक को भी खींचा। मरियम उसका खोया हुआ बचपन, और इसके बाद मरियम जो है वो खोया हुआ बचपन वापस आते देखकर मुस्कुरा उठी, और मरियम जो है उसका बचपन देखकर वापस मुस्कुरा उठी कि फिर बच्चे रसीद जो है वो अपने वापस बचपन में लौट गया। कभी कभी तो वह रसीद को इतना गंभीर देखकर डर जाती थी, यानी रसीद जो जिस तरह से वो अब्बा की न रहने पर, घर पर जब अब्बा नहीं थे उस समय वो अपनी गंभीरता, अब्बा की जगह अब्बा की स्वभाव की तरह गंभीर होकर जिस तरह से उसने घर की जिम्मेवारियों को निभाया, आज वही हम रसीद जो है वह फिर वापस अपने अब्बा अम्मा को देखकर अपने बचपन में लौट गया था, यानी फिर से उसने वही सभी शरारतें करनी शुरू कर दी। अम्मा की भी सेहत बन गई थी, दोनों के आते ही उधमबाजी शुरू हो गई, यानी बच्चों में चहलकदमियाँ शुरू हो गई, उछल कूद शुरू कर दिए। बच्चे जिद करने लगे, बहन भाई लड़ने झगड़ने लगे, अम्मा उन्हें डांटने फटकारने लगी, जो कि हर परिवार में होता है, हर घर में होता है। बच्चे आपस में अपने भाई बहनों के साथ लड़ते झगड़ते हैं, खेलते कूदते हैं। उसी दिन शाम को सुरेश ने कहा, चलो भाई बड़ी ज़ोरदार पिक्चर लगी है। नहीं भाई कल टेस्ट है, अम्मा डांटेंगी, रसीद ने रोनी सूरत बनाकर कहा। उसी दिन रसीद ने कहा कि चलो भाई ज़ोरदार पिक्चर लगी है जाने के लिए, तो रसीद ने है जो फिर वही बात कही कि नहीं अम्मा डांटेगी, और रसीद ने रोनी सूरत बना लिया, यानी उसका मुंह जो है वो लटक गया और सोचा या खुदा तूने ये बुजुर्ग पैदा ही क्यों किए, और फिर उसने वही बात दोहराई कि हे भगवान, हे खुदा, तूने ये बुजुर्ग बनाए ही क्यों। और इस तरह से ये इस्मत चुगताई की कहानी जो है वो बहुत सही ढंग से पारिवारिक कहानी है, और इसमें हमें अपने परिवारजनों के साथ किस तरह से रहना चाहिए, उनकी बातों को किस तरह से आदर सम्मान करना चाहिए और अपनी जिम्मेवारियों को भी निभाना चाहिए। इस कहानी में लेखक ने बहुत अच्छी तरह से हमें बताने का प्रयास किया है, बच्चों के सामने रखने का प्रयास किया है। तो आज हमें ये बातें जो हैं वो बच्चों के सामने रखी, तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोग भी इस कहानी को अच्छी तरह से समझे होंगे और इस कहानी में बताई गई बातों को आप भी अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे।